अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। नाज़रीन, आजकल मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबात के मुतालबे का बहुत चर्चा है और इसी तनाजुर में सदर आरिफ अलवी का एक अहम तरीन इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने जनवरी के आखिर में भी इंतखाबात ना होने के खदशे का इजहार कर दिया है। सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के बकौल वो सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तों पर जारी समाअत से काफ़ी मुतमईन है कि अदालत उज़्मा से कोई अच्छा फैसला सामने आएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार वापस लेने पर लबकुशाई करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था कि अगर वो हज पर ना गए होते तो कतन इस बिल की मंजूरी ना देते, क्योंकि वो इस तरमीम खिलाफ आइन समझते हैं। साथ ही सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि अगर वो आज ऐवान सदर में ना होते तो उनका भी ठिकाना PTI रहनुमाओं की तरह जेल में ही होता। अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। मैं यहाँ नहीं होता ना तो जेल में होता ये मुझे ख्याल है कि कहीं मिनिस्टर होता तो मैं भी जेल में होता। मुल्क की सियासत में आए भूचाल और सियासी जमातों के माबैन इक़्तिदार की रसाकशी के लिए जारी कशमकश से पैदा होने वाली सूरत हाल में एक बार फिर मफाहमत की गूंज सुनाई दे रही है। इस बार ये मफाहमत महज सियासी जमातों के माबैन नहीं बल्कि इसमें इदारों को भी शामिल करने की बात हो रही है। PTI तो इस मफाहमती डायलॉग पर पहले से ही जोर दे रही थी, जिसके लिए उन्होंने सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी को अपना किरदार अदा करने के लिए खत भी लिखा था। तहम अब इस कहानी में एक नया मोड़ गुज़िश्ता रोज उस वक्त सामने आया जब कई दिनों से बैकडोर राब्तों के लिए मुतहरिक साबिक वफाकी वजीर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब का यह दावा सामने आया कि मौलाना फजल रहमान इस मफाहमती अमल की सरबराही के लिए रजामंद हो गए हैं, जबकि JUIFA ने मोहम्मद अली दुरानी साहब के इस दावे की ताहाल तस्दीक नहीं की है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान साहब और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान भी एक अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकातें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जब मुल्क में सियासी तकसीम बहुत वाज़े हो चुकी है और सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने भी 21 अक्टूबर पाकिस्तान पर जलसे से खिताब के दौरान सबको साथ लेकर चलने की बात तो की, मगर चेयरमैन PTI को जाती तनकीद का निशाना भी बनाया। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। इमरान खान की मैं नाम नहीं लेना चाहता, तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पड़ा करूं। नून लीग के बारे में हर गुजरते दिन के साथ ये तासुर गहरा होता दिखाई दे रहा है कि नून लीग किसी मुमकिना डील के तहत इक्तदार में आने की तैयारी में है, जबकि बिलावल भुट्टो साहब मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड के ना होने का गिला कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब के साथ साथ दीगर सियासी जमातें भी उनकी हम आवाज नजर आती हैं। The election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. प्रोग्राम में सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सदर साहब को जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होते नजर क्यों नहीं आ रहे। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस कशमकश के माहौल में सियासी जमातों के दरमियान मफाहमती अमल मुमकिन है। हम ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब मफाहमती डायलॉग की सरबराही के लिए तैयार हो गए हैं। ये सवाल भी अहम होगा कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में डायलॉग PTI को काबिल कबूल होगा, और फिर क्या डील के तासुर के नीचे चलने वाली नून लीग मफाहमती अमल में शामिल होगी। यह भी देखना होगा कि क्या मफाहमती डायलॉग में इंतखाबात के इनेकाद का एजेंडा भी शामिल होगा। इसके साथ साथ हम आज होने वाली अहम डेवलपमेंट पर भी नजर डालेंगे, जिसके मुताबिक PTI दौर में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए सरकारी वसाइल का इल्जाम सामने आया है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में सोशल मीडिया टीम के गलत इस्तेमाल के लिए सरकारी वसाइल से 870 मिलियन रुपए का बजट मंजूर किया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजबूम बयानियां फैलाने का टास्क सौंपा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब PTI को एक और बड़ी रियासत मुखालिफ चार्जशीट का सामना है। एक शख्स को उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए, प्रमोट करने के लिए 870 मिलियन रुपए एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत KPK की
गवर्नमेंट के बकायदा फंड के अंदर रखे गए। टॉप ट्रेंड पे रहना चेयरमैन पीटीआई का सबसे पसंदीदा मशगला था। नाज़रीन, ये जो अहम डेवलपमेंट आज की नज़र आ रही है, जिसमें सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब का एक दिया गया अहम इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा इंतखाबात उनको जनवरी के आखिर में होते दिखाई नहीं दे रहे। उसमें 3 अहम बातें, एक तो इंतखाबात से ये मुताल्लिक किस हद तक अलार्मिंग है, दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का जिक्र कर रहे थे और जिससे वो नाखुश नज़र आए, जो तरमीम के ज़रिए इख्तियारात तारीख देने का वो सदर मुमलिकत से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। और तीसरी अहम बात जो सदर साहब ने आज की वो ये थी कि अगर वो सदर मुमलिकत ना होते तो वो जेल में होते। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ जो सियासी मंजरनामे पे अहम जो पेशरफ्त नज़र आ रही है, जिसमें अहम मुलाकातें हो रही हैं और मौलाना साहब जो सियासी मफाहमत के लिए इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि सरगर्म हैं, उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं और वो एक कायदाना रोल अदा करने के लिए किस हद तक तैयार हैं और किस तरह से सियासी जमातों को आगे लेकर बढ़ा जाएगा, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म के। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन करा। और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुमाइंदगी करेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे और इसी सदर मुमलिकत साहब की अहम जो ये बयान है और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने इंतखाबात से मुतालिक जो बात की है कि उनको खदशा, उन्होंने उसका इजहार किया है कि इंतखाबात जनवरी के आखिर में होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये खदशा कामरान साहब किस हद तक तशवीशनाक है आपके ख्याल में? देखिए, ये मुमकिन है कि उनका खदशा जो है वो दुरुस्त हो, क्योंकि वो जिस ईवान में बैठे हुए हैं वहाँ उनको चीज़ें कुछ ज़्यादा बेहतर शायद नज़र आ रही हों, मगर इससे पहले ये 2 बातें उन्होंने और की हैं। एक, उन्होंने कहा कि मैं हज पे गया हुआ था तो इसलिए वो इलेक्शन एक्ट पे जो ना मैंने वो साइन नहीं कर सका, वो शायद कानून बन गया या किसी और ने साइन किया। ये मुझे बड़ी अजीब सी बात है। जब आप वो किसी ओहदे पे बैठे होते हैं, ये हमारे इस्लामी तारीख में बहुत से ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं कि वो जो जिस वक्त जो उन्होंने ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, बजाय ये कि ये पता नहीं ये हज उनके लिए पहले कर चुके थे या नहीं। अगर कर चुके थे तो फर्ज उनका पूरा हो चुका था, सिर्फ ये नफली इबादत थी, और अगर नहीं किया था तो चलिए फर्ज की इबादत भी, मगर उस वक्त जो है ड्यूटी उनके लिए जो है सबसे बड़ी चीज थी। मगर वो ड्यूटी छोड़ के हज पे चले जाना, तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ी बोधी सी बात उन्होंने कर दी है। वैसे भी जो जिस अमेंडमेंट का वो जिक्र कर रहे हैं सेक्शन 57 के हवाले से, तो वो फिर अगेन जो है ना, वो अगर सदर पाकिस्तान का एप्लीकेशन ऑफ माइंड इतना जो है ना वो छोटा हो, तो फिर भी जो है ना मैं इस बात पे भी हैरान हूँ कि ऐसे लोग ऐवानों में कैसे पहुंच जाते हैं इतने बड़े में कि वो सेक्शन 57 में सब्जेक्ट छोड़ा रहे हैं वो आर्टिकल 48 वाले मामले से। तो ये एक 48 जो है वो दस्तूर की आर्टिकल 48 है, वो परवेल करेगी इन एनी केस। अगर इसके बावजूद वाले में सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है ना सिर्फ अपने उसको ताकि किसी कंफ्यूज ना हो जाए, ये मैंने खुद कमेटी का राइट। कामरान साहब, आपकी आवाज़ जी आपकी आवाज़ ब्रेक करिए, लेकिन मैं आपसे सवाल मजीद भी यही करना चाह रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है, एन मुमकिन ये भी तो नज़र आ सकता है कि जो साबका हुकूमत थी उसने बिल्स तभी मंजूर करवाए हों जब सदर साहब जो है वो मुल्क में ही ना हो। वो मैं कह रहा हूँ कि मैं उस कमेटी का मेंबर था। अगर सेक्शन 57 के हवाले से बात कर रहे हैं, सेक्शन 57 आर्टिकल 48 को वैसे भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मगर इसमें जो है उसमें लिख दिया गया था कि ताबे दस्तूर के ताबे ये सेक्शन रहेगी, तो उसमें जो है ना वो गलत बयानी कर रहे हैं। मैं माजरत के साथ के सदर पाकिस्तान के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर वो दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात और सदर साहब डेट दे भी सकते हैं,
बिल्कुल दे सकते हैं, उन्हीं का काम था। ये हमने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये ओपिनियन दिया था आर्टिकल 48 में, राइट। और वो उन्होंने जानबूझ के जो है समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलना शुरू कर दिया। और जो दूसरी बात वो कर रहे हैं कि मैं यहाँ ना होता तो जेल में होता, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को पीटीआई से टैग कर रहे हैं। राइट। मैं पाकिस्तान किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होता। बिल्कुल मैं इस पे आऊंगी, बट मैं अगर जेल जाना इस वजह से रुका है तो उनको स्टेप डाउन होके जाना चाहिए था, ताकि अगर वो कोई प्रिंसिपल स्टैंड पे, उनका प्रिंसिपल स्टांस था, तो लोगों को पता चलता कि इस मुल्क का सदर भी जो है ना प्रिंसिपल स्टांस पे जेल जाता है। राइट। कामरान साहब, मैं अब राना साहब आपसे आप किस तरह से देख रहे हैं ये सदर साहब के इस बयान को, और जो ये खदशा है, आपको भी लग रहा है कि खदशा दुरुस्त है? जनवरी के आखिर में इंतखाबात नहीं होते उनको नजर आ रहे हैं, और शायद यही वजह हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर के जलसे में जो तकरीर की उसमें भी इलेक्शन का उन्होंने जिक्र नहीं किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियां नवाज शरीफ मुल्क वापस आए क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की कैंपेन लीड करनी है इलेक्शंस के अंदर। तो उनका वापस आने का एक मेजर वजह ही ये है कि जितने पार्टी के वर्कर्स थे, कारकुन थे, मेंबर्स थे, उनकी डिमांड थी कि मियां साहब इलेक्शन की कैंपेन लीड करें, और वो डिमांड उन्होंने फुलफिल की वापस आके। तो ये कहना कि उन्होंने तकरीर में जिक्र नहीं किया, ये उनकी कोई पहली और आखिरी तकरीर नहीं थी, ये तो पहली तकरीर थी। इसके बाद इंशाल्लाह जब इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस होता है तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो जलसे करने हैं। और हम तो नारा लगा रहे हैं चौथी दफा का वजीर आजम, तो वो जाहिर सी बात है इलेक्शन के बाद ही मुमकिन होगा। तो ये तो मैं समझता हूं कि तनकीद बेबुनियाद है कि उन्होंने जिक्र नहीं किया। पहली तकरीर थी, एक पॉजिटिव मैसेज उन्होंने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए दिया, कीचड़ नहीं उछाला, नेगेटिविटी को नहीं किया। तो बाकी जो प्रेसिडेंट साहब का जो बयान है, देखें मुझे भी ताजुब होगा अगर राना साहब से जी इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल नहीं अनाउंस करता, तो फिर बिल्कुल ताजुब की बात होगी, हैरानगी की भी बात होगी और फिक्र करने की भी जरूरत होगी। लेकिन 30 नवंबर तक मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये डीलिमिटेशन का बहाना कह लें, या आप वो कह दें कि स्पेस अवेलेबल है कानूनी तौर पे, कि वो इसको बुनियाद बना के कह सकते हैं कि अभी डीलिमिटेशन का प्रोसेस जारी है। लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो फिर विद इन 60 डेज इलेक्शन की डेट अनाउंस करना लाजिम है आईनी तौर पे। फिर मैं समझता हूं कि अगर फर्दर वो आगे जाती है तो वो एक बिल्कुल परेशानी का बायस बनेगा सबके लिए। लेकिन मुझे नहीं पता सदर साहब के पास। बट राना साहब, जब तक अनाउंसमेंट होती है शेड्यूल का, उस वक्त तक मियां साहब, और चूंकि आपने भी मेंशन किया कि वो आए हैं कैंपेन को लीड करेंगे, और ज़रूरी भी आपकी जमात के लिए था वो वोट बैंक रिवाइव करने के लिए, लेकिन वो जिक्र इलेक्शंस का बहरहाल नहीं करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में भी। जी राना साहब, आपकी आवाज दरमियान में कट गई। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मियां साहब, चूंकि आपने कहा कि कैंपेन को लीड करेंगे वो, जब तक शेड्यूल अनाउंस होता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तब तक मियां साहब की तरफ से किसी भी तकरीर में आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन का जिक्र नहीं होगा? नहीं, मैंने ये कतई तौर पे नहीं कहा। मियां साहब एक तो अपने जो अदालती मामलात हैं उनको फेस कर रहे हैं, एक वो मरहला है, बाकी वो अपनी पार्टी की जो है वो मुलाकातें भी जारी रखेंगे। और इलेक्शन की मेरे ख्याल से ये इसकी वजाहत चंद दिनों में आ जाएगी। अब मियां साहब का आने का मकसद ही इलेक्शंस है, तो हम तो चाहते हैं कि जल्द इलेक्शंस हो। लेकिन आप चाहते हैं जल्द इलेक्शंस हो, और मियां साहब का आने का मकसद ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। बहरहाल बैरिस्टर सैफ साहब, ये जो सदर साहब के जो बयान आया है, सर आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? इमरान खान साहब भी मायूस नजर आ रहे हैं सदर साहब से, जो हालिया दिनों में खबर जिस तरह से गर्दिश की कि वो बड़े नाराज हैं, आपकी जमात नाराज नजर आती है कि सदर साहब ने कोई रोल नहीं प्ले किया, चाहे वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो या फिर डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात हो। और आज तो सदर साहब अपने इंटरव्यू में ये बात कह रहे थे कि वो तो खुद भी परेशान इस बात पे थे, और वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 57(1) में जो तरमीम की गई है।
जी अलीना, शुक्रिया। एक तो मैं जरा एहतियातन बता दूं कि आवाज आपकी बार बार कट रही है, तो इसलिए अगर मेरी बात भी कटे तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। फिर पहली बात तो यह है कि जहां तक सदर साहब के इस इंटरव्यू का ताल्लुक है, देखें ठीक है उनका इंटरव्यू है, वो खुद इसकी बेहतर वजाहत कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने कहा है तो उस पर तबसरा इतना ही हो सकता है कि जो उन्होंने कहा है वो उनका मतलब यही था जो वो कह रहे थे। जाहिर है कोई इख्तिराआत या इसमें मजीद तोज़ीहात और तशरीहात मैं और आप बैठ के नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में शायद वो मुतमईन नहीं है और शायद वो ने अपनाने की कोशिश की है, लेकिन कानूनी तौर पर मैं कामरान मुर्तजा साहब से एग्री करूंगा। आर्टिकल 48 के तहत जो सदर का इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है उसको किसी एक्ट के जरिए तरमीम करके आप नहीं सलब कर सकते। अलबत्ता कौमी असम्बली के इलेक्शन की हद तक तो ये बात है, लेकिन सूबाई असम्बलियों के बारे में सवालात यकीनन उठते हैं कि उसका क्या होगा। यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। मुझे बात जवाब दे दीजिए बैरिस्टर साहब कि इमरान खान साहब की जो सदर साहब से मायूसी है वो फिर दुरुस्त है? नहीं, इस बात का तो खैर सदर साहब से मायूसी का कोई ताल्लुक नहीं पैदा होता। अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि सदर साहब को अपने इख्तियारात का भरपूर और मजबूत अंदाज में इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए था और इलेक्शन की एक डेट वो दे देते। उन्होंने उस वक्त जिस मसलहत की बिना पर भी डेट नहीं दी और एक होम्योपैथिक किस्म का ऑर्डर जारी कर दिया, तो वो उसकी बेहतर वजाहत यकीनन वही कर सकते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है और पाकिस्तान के अवाम की भी यही उम्मीद थी कि सदर साहब जो है एक डेट देंगे। बेशक उस डेट पर फिर बाद में एतराजात उठें या इलेक्शन कमीशन जो भी बहाना साजी करे, उन्होंने वैसे भी मेरा ख्याल में उनका मूड नहीं है इलेक्शन कराने का, और जनवरी में भी उन्होंने जो तारीख दी है वो तारीख नहीं दी, एक हफ्ता दिया है कि इस हफ्ते में इलेक्शन होगा, आखिरी हफ्ते में। तो ये भी एक मजाक है कानून के साथ। लेकिन दूसरी बात यह है कि यकीन करें पाकिस्तान के हालात जिस नहज पे जा रहे हैं और जिस तरह के हमारे इंतहाई जिम्मेदार ओहदों पर फाइज लोग, ये मैं सिर्फ सदर मुमलिकत की बात नहीं कर रहा, मैं बाकियों की भी बात कर रहा हूँ, जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, तो यकीन करें मतलब वो एक गैर संजीदगी का आलम है हर तरफ। किसी को जो है या तो पता नहीं है कि उनके इख्तियारात क्या हैं और या पता है, लेकिन वो उसको इतना लाइट ले रहे हैं कि वो मजाक बना दिया हर चीज को। आईन का भी मजाक ही बना हुआ है इस वक्त। ये जो अभी दो हजरात ने मुझसे पहले बात की, मैं उनको एक और चीज भी याद दिलाना चाह रहा हूँ जो आईनी मुद्दत है इंतखाबात की। अलीना, आपको पता है कि पाकिस्तान की 66% जो इलेक्टोरल जो वोटर है वो खैबर पुख्तूनख्वा में और पंजाब में आबाद है। और खैबर और पुख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन को 10 महीने हो गए ना डेट से तजावुज किए हुए। ये मार्च में इलेक्शन होने थे वहां पे, वो नहीं हुए। अच्छा, उन दोनों सूबों को कोई याद ही नहीं करता, हर कोई जो है वो कौमी असम्बली की बात करता है। वो मैंडेट जो ऑलरेडी वायलेट हो चुका है उसकी भी बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के बारे में ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो समझता हूँ राना साहब ने कहा कि हमें फिक्र शुरू कर देनी चाहिए अगर नवंबर के फलां डेट तक जो है वो ऐलान ना करे। मैं समझता हूं कि इंतजार करने की जरूरत नहीं है, फिक्र हमें हो जानी चाहिए। कामरान साहब, राइट कामरान साहब, आपको भी इलेक्शन जनवरी के आखिर में होते नहीं नजर आ रहे? इलेक्शन के बगैर आपके पास सारा नहीं होगा। 2-4 दिन आगे पीछे हो गए तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं चाहता हूँ, मेरे दिल से तमन्ना है कि ये इलेक्शन दिसंबर में हो जाए। दिसंबर में मिड दिसंबर तक इतनी शायद नहीं होती कि उसमें कोई कंट्रोल की बात, लोग इतना माइग्रेट भी नहीं कर पाते या बच्चों की छुट्टियां भी सर्द इलाकों में नहीं होती। तो 15 दिसंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। और दस्तूर में आपकी ये लिखा है कि मुल्क को चोजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए चलना चाहिए। वो दस्तूर की इस बात को यकीनन मानना चाहिए, मगर बैरिस्टर सैयद साहब की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। वो जो 66% वाली बात है वो बिल्कुल उस हद तक तो दुरुस्त है, मगर ये 66% का जो ना वजह कहाँ से क्रिएट हुई, वो 63(8) वाली जजमेंट से क्रिएट हुई। अगर 63(8) वाली जजमेंट में किसी गवर्नमेंट को चलता करने का रास्ता न बनाया गया होता तो फिर मेरा ख्याल है ये सारे मामला दस्तूर के मुताबिक ही चलते रहते और ना एक गवर्नमेंट जाती, ना उसके बाद जो ना किसी को बहाना मिलता कि वो दूसरी गवर्नमेंट आए, ना फिर वो असम्बलियां तोड़ने का बहाना मौजूद होता कि जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है वहाँ की असम्बली जो है उसको प्लस किसी और असम्बली। तो आप समझते हैं पीटीआई के उस इकदाम से एक वो कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार हो रहा है मुल्क?
नहीं, मैं उससे भी आगे जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक गलत जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसने जो है ना ये दस्तूर की वायलेशन का रास्ता खोला। पहले वहां से वायलेशन हुई है और उसके बाद जो है ना ये तो चेन रिएक्शन शुरू हो गए एक दूसरे के बाद। गलत उसकी वजह जो है ना, वजह भी जानिए ना, वजह जान के। राइट। मैं चाहूँगी कि इस वक्त मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं पैनलिस्ट से चाहूँगी मफाहमती अमर, बड़ा खुशाइन बात है कि डायलॉग की सब बात कर रहे हैं, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद और गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कामरान साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज़ से अब जो खबर सामने आ रही है वो कौमी मफाहमत के एजेंडे पर खबर ये सामने आई, जो अहम मुलाकातें हो रही हैं मौलाना साहब से। साबिक वफाकी वज़ीर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी मुलाकात की, फिर जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। क्या मौलाना साहब ने इस कौमी मफाहमती एजेंडे को जो है उसकी कायदाना उसके लिए एक किरदार अदा करने की हामी या रजामंदी का इजहार कर दिया है? मौलाना साहब के खानदान की ये रीत रही है। मुफ्ती महमूद साहब जो है वो कायदाना किरदार अदा करते, ना खुद भी जो है पीटीएम के हवाले से या बाकी मौके जिंदगी में जो है कायदाना किरदार रहे। तो ये कायदाना किरदार तो यकीनन उस गिराने की रीत है। मगर सवाल ये क्या दुरानी साहब जो है वो उनकी बात में वो वाकई उसके पीछे जो है ना कोई किसी ने उनको ये अथॉरिटी दी है कि वो ये सारा कुछ जो है ना वो कर रहे हैं। वो कहीं उनके बाकी सब स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये इख्तियार उनको दे दिया या नहीं दिया। तो अगर ये इख्तियार के बारे में जो है ना पहले क्लैरिटी आ जाए, तो उसके बाद यकीनन जो है ना इस मुल्क में मामला को सेटल करने की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त मुल्क की मेखाद है बका का मसला तकरीबन सामने आ रहा है। जिस मुल्क का सदर ये कह रहा है कि मैं इस ईवान में ना होता तो जेल में होता, तो आप जरा सोचिए कि 25 करोड़ लोगों का सदर ये कह रहा है और ये स्टेटमेंट आज पूरी दुनिया में फ्लैश हुआ होगा, उसका नतीजा क्या निकला होगा आप खुद सोच सकते हैं। उससे पहले जो है ना गुज़श्ता 10-15-20 दिन में आपने देख लिया कि जो वो एयरलाइन है हमारी पाकिस्तान पीआईए जो है वो जो बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस वाली वो कई दिनों से जो है ना वो चलने नहीं पा रही, लंगड़ा भी नहीं रही, बल्कि अब इस वक्त माजूर होकर बैठ गई है। तो जब ये हम क्या मैसेजेस दे रहे हैं दुनिया को, क्या इसके बाद लोग दुनिया हमारी तरफ देखेगी या कोई प्यार मोहब्बत की तरफ से देखेगी? मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है। राइट, बट आपकी बात से फिर यही अखज़ किया जाता है कि मौलाना साहब नेचुरली विलिंग हैं इस डायलॉग के लिए। राना साहब, आप बताइएगा, आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट जो नज़र आ रही है और ये जो अहम मुलाकातें हैं और जो कौमी डायलॉग की जो अब बात की जा रही है, ये सिंक करती है नवाज शरीफ साहब की उस तकरीर से जिसमें उन्होंने कौमी मफाहमत का ऐलान किया था 21 अक्टूबर को? राना साहब की आवाज, राना साहब आपकी आवाज जी, मेरी आवाज आ रही है? मैंने कहा डायलॉग तो सियासी जमातों के दरमियान हर वक्त रहना चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहिए, खास तौर पे जब हम एक इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह के इल्जामात कुछ जमातें लगा रही हैं कि एक जमात को फेवर मिल रहा है पीएमएलएन को, अगर अभी से ही हम अवाम में ऐसा तासुर बिल्ड कर लेंगे तो हम एक दूसरे पे तो इल्जामात लगा रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं बनती या बेसिस नहीं बनती, लेकिन हम लोग जो अवाम है उसके अंदर भी जो ये प्रोसेस है उसको मुतनाज़ा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो भी कंसर्न्स एक दूसरी जमातों के हैं उनको बैठना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए और इस प्रोसेस को हमें ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। सबको, सबके कंसर्न्स दूर होने चाहिए। राइट, और राना साहब इस प्रोसेस में पीटीआई भी शामिल होनी चाहिए? देखें, बिल्कुल होनी चाहिए पीटीआई शामिल, लेकिन अगर हम एक मखसूस लीडर की बात करें तो वो तो हमेशा नफी की उसने कंसेंसस बिल्डिंग की, हमेशा नफी की अब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने की, बल्कि उल्टा ऑपोजिट इसके काम किया, नफरत के बीज बोए। तो मैं नहीं समझता उस एक फर्द में तो ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी भी मौजूद है कि वो सियासी माहौल को पोलराइज करने की। मैं कहता हूं अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो उसी आदमी को जाता है कि उसने सियासी माहौल को किस हद तक पोलराइज किया और इस मुल्क को कहां पहुंचा दिया कि 9 मई का वाकया हुआ। तो अगर आप उन अनासर को माइनस कर लें तो सब जमातों के साथ बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो चाहे और दीगर जमातें हों। राइट,
मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है उसको कम करने की जरूरत है। मैं बैरिस्टर सैफ आपसे सर ये जानना भी चाहूंगी कि एक तो नुमाइंदगी आपकी जमात से करेगा कौन, क्योंकि आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर तीनों जेल में हैं। आज सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब के हवाले से भी उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। कुछ रहनुमा आपके जो है वो मुसलसल छोड़ रहे हैं पार्टी, दीगर जो है वो गायब नजर आते हैं मंजरनामे से। एक तो इस पर भी रिस्पॉन्ड करिएगा, और उससे पहले आपको, आपकी जमात को क्या मौलाना साहब की सरबराही में इस मफाहमती अमल का हिस्सा बनने में कोई झिझक तो नहीं होगी, कोई एतराज तो नहीं होगा? देखें, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की खातिर और वसी कौमी मफाद की खातिर ये बहुत जरूरी है कि मुफाहिमत के अमल का आगाज किसी न किसी क्वार्टर से हो। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये अमल जारी रखना चाहते हैं या उन्होंने इसका बीड़ा उठाया है, तो मैं इसको वेलकम करता हूं और इसको एक मुस्तहसन इकदाम करार देता हूं, क्योंकि उन्होंने वक्त की जरूरत को समझते हुए सियासी तनाव को कम करने की अगर कोशिश की है तो ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। कम अज कम जाती हैसियत में मैं समझता हूं कि मेरे जैसे बहुत से मेरे साथी जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। अब इसकी अमली शक्ल क्या बनेगी, ये कैसे होगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो एक अलग बात है, उस पर बात हो सकती है और मोडेलिटीज तय की जा सकती हैं। दूसरी बात, सियासी तनाव कम करना इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल इस वक्त है उसकी हालत यह है कि जैसे आपने खुद ही अभी बात की कि हमारे बाद साथी, हमारे लीडर जेल में है, हमारे कौन लीड करेगा आपकी साइड से बैरिस्टर सैफ? कौन का तो इशू आएगा जब बातचीत का अमल शुरू होगा, तो हमारी तरफ से चेयरमैन इमरान खान साहब जिसको भी एक को या दो या तीन जितने अफराद को भी वो नॉमिनेट करेंगे, वो लोग फिर बातचीत करेंगे। मौलाना साहब की पार्टी के लोगों के साथ हमारी अपनी भी बातचीत चलती रहती है, पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी है, बल्कि राना साहब की पार्टी के लोगों के साथ भी हमारी बातचीत इनफॉर्मली तो गपशप के अंदाज में चलती रहती है, लेकिन यकीनन उसका जो बाकायदा आगाज अगर मौलाना साहब करते हैं। राना साहब कह रहे हैं कि मायने साहब के चेयरमैन बात करने को कोई हर्ज नहीं है, तैयार हैं नून लीग। असल में राना साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, वो खुद ये बात नहीं कर रहे हैं। असल में उनको जो बात पार्टी ने बताई है वो जाहिर है उसको इधर उधर तो कर नहीं सकते। हाँ, उनके लीडर जब आए तो उन्होंने दो अच्छे काम किए। एक तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, नाम ना लेकर भी और बार बार कह के मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने नाम ले लिए थे बहरहाल। और एक उन्होंने वो हमारी वो उर्दू में वो मुहावरा है ना कि वो खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे तो मियाँ साहब कबूतर उड़ाते रहे हैं, तो ये एक दो अच्छे काम हुए हैं। उसके अलावा उनकी तकरीर में से कुछ नहीं निकला। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि मियाँ साहब अभी भी इंतकामी जज्बा लिए हुए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं उनके दिल में तमन्ना नहीं है बदले और इंतकाम की, उन्होंने क्लियरली बोला है, वो रिकंसिलिएटरी उनकी स्पीच ही उस पे बेस थी। अलीना कहने में और समझने में फर्क होता है ना, वो कह यकीनन ऐसा ही रहे हैं जो वो कह रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसके पीछे क्या, वो कह क्यों रहे हैं और बार बार क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो समझ कुछ और रहे हैं। चले मैं इस पे वो क्या वो तो नवाज शरीफ साहब खुद भी बता सकते हैं, राना साहब ने भी यकीनन यही बात कहनी है कि वो सोच क्या रहे हैं, वो ये करना क्या चाह रहे हैं। बट बहरहाल कामरान साहब मुझे ये बताइए कि सियासी जमातों की बिहाफ पर एस्टैब्लिशमेंट से बात कौन करेगा, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर होना भी बहुत जरूरी है। और क्या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट इस डायलॉग के फेवर में होगी? एस्टैब्लिशमेंट अगर इसकी फेवर में ना हो और या अपने रोल से आगे निकल के दूसरे आगे निकलना चाहती है, तो फिर जो ना मुल्क को जिस तरह से जिस डिक्लाइन तक जाता है उससे अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत हो, अल्लाह ना करे मेरी बात दुरुस्त हो, मजीद जो है ना वो हम मुसीबत में फंसते जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो पॉलिटिक्स छोड़ दे, पॉलिटिक्स से पीछे हो जाए और लोगों को अपनी खुद हल करने दे। उसमें नुकसान बज़ाहिर होता है मगर अल्टीमेट फायदा होता है, यही मुल्क का फायदा है, मुल्क आगे चला जाएगा। आप हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का मुआवजा कर लीजिए, एक दिन आज़ाद होने के बाद उसके बाद $600 मिलियन के रिजर्व पड़े हुए हैं। आप जो है ना टके टके के लिए जो है ना लोगों के आगे हाथ बढ़ाते हैं। राइट राना साहब, वुड यू अग्री विद कामरान साहब, और आप क्या समझते हैं नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज की नॉर्ड ऐसे डायलॉग प्रोसेस के लिए किस हद तक ज़रूरी है, या फिर हमने फ़र्ज कर लिया है कि उनकी मौजूदगी के बगैर कोई भी डायलॉग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता? नहीं, देखें, कोई वजह नहीं है कि आपको नॉन जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं उनको
इंटरवीन करना पड़े कि डायलॉग करें। आखिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन इंटरवेंशंस के बावजूद हुआ था और उसमें सियासी स्टेक होल्डर्स में उस वक्त ये मैच्योरिटी आ गई थी कि हमें आपस में रूल्स ऑफ द गेम को तय करना है और मुल्क को आगे लेके चलना है। तो असूली तौर पे तो ऐसे ही होना चाहिए। असूली तौर पे तो जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना चाहिए और ये कि किसी को बिठाने की जरूरत है ये वीकनेस शो करता है। लेकिन अगर नहीं बैठ पाते तो तब, और ये पॉसिबल ही नहीं होता कि वो बैठ पाए, तो फिर अगर कोई ये इस तरह का अमल हो तो इवन दो कि वो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, प्रोसेस को तो आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये प्रोसेस रहा, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का रिलेशनशिप रहा 2008 से 18 में। ये प्रोसेस टूटा कब? ये तब टूटा जब एक जमात इक्तदार में आई और उसने सियासत की जो तर्ज था उसको तब्दील कर लिया। जब हमने सियासत को दुश्मनियों में तब्दील कर दिया दोबारा से, या आपने 90 की दहाई में भी देखा और फिर अब आपने ये एंड में भी देखा कि यही कुछ जो है वो नफरत के बीज जो बोए गए। तो ये चीजें अब जो अदालतों में जाती हैं सियासी मामलात, ये भी एक वीकनेस है सियासी अमल की, इमेच्योरिटी है पार्टीज की, उसमें सारी शामिल हैं कि वो आपस में बैठ के अपने मसाइल नहीं हल कर पाती। तो अभी भी इस प्रोसेस को धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि सब स्टेक होल्डर्स मिलके बैठे और मामलात को आगे लेके चले। लेकिन अगर नहीं चल सकते तो फिर धक्का लग जाए तो कोई बुरी बात भी नहीं है। अच्छा, बैरिस्टर सैफ, सर आप लोग के हवाले से आज जो खबर सामने आई वो पीटीआई के दौर में रियासत मुखालिफ जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा था, उस हवाले से खबर सामने आई कि 870 मिलियन के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। आप लोग वैसी 9 मई की जो रिपरकशंस हैं वो भुगत रहे हैं और 25 अक्टूबर की भी अब ये चार्जशीट सामने आ चुकी है। कैसे काउंटर करेगी आपकी जमात? देखें, ये आज जो दो अफराद ने बैठकर टीवी पर एक गैर जरूरी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई के ये सोशल मीडिया के हवाले से बात की है। मैं खुद वहां का वजीर इत्तलात रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा का, और मेरे दौर में ये सारा कुछ हो रहा था। हमने किसी 1 रुपए का भी जो है हमने खर्च नहीं किया अपनी पार्टी पे। ये सब कुछ जो है ये सरकार का बाकायदा, वो जो आपको याद होगा हमारी हुकूमत से पहले एक इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त लॉन्च किया था। उस प्रोग्राम के तहत केपी में हमने मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती किए थे, जो हुकूमत के जो काम थे, मंसूबे थे या आगही की जो मुहिम्मात थी, जैसे कोरोना, डेंगू वगैरह, पोलियो के लिए, तो उसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया गया था बाकायदा इश्तिहार के जरिए, बाकायदा एक प्रॉपर जो ड्यू प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का। और उसके बाद जब ये शिकायत आई तो ये निगरान हुकूमत ने हमारी खिलाफ वो मट स्लिंगिंग करते हुए इसको एफआईए को भी भेजा। एफआईए ने भी कहा कि इसमें कुछ नहीं है। फिर हाई कोर्ट में आज भी वो केस ज़ेर समाअत है पेशावर हाई कोर्ट में। तो ये आज तारड़ साहब को याद आया कि और तो कुछ है नहीं पीटीआई पर इल्जाम तराशी का, तो चलो ये पुराना एक मुर्दा जो है वो खोद के निकाल लो और उसको शुरू कर दो। ये ऐसी ये प्रोपेगेंडा, तवज्जो हटाने वाली बात है, इसमें कुछ नहीं है। और मैं इनको चैलेंज करता हूँ ये साबित कर दें, एफआईए नहीं, ये सीआईए से उसकी इंक्वायरी करा दें, कुछ भी नहीं निकलेगा। कुछ भी नहीं आप कहते हैं निकलेगा, बिल्कुल ठीक है। मैं जी वक्त की कमी है, मैं जरा चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहम फैसला इस हफ्ते कामरान साहब, उस पर भी मैं आप तमाम का कमेंट ले लूँ। जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और अब खबर ये सामने आ रही है कामरान साहब के वफाकी हुकूमत ये इरादा रखती है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेगी, जबकि आपको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार किसी केस में इस किस्म का फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दे दे सिविलियंस के, आपको लगता है कि उसको चैलेंज किया जा सकता है? और जहां पर हम वो बुनियादी हुकूक की बात करते हैं और उसको अंडरमाइन, उसको वायलेट करने की बात जहां पर आती है, उसका सवाल पैदा होता है, वो क्या किया जा सकता है चैलेंज? और क्या निगरान जो हुकूमत है उसके पास ये मैंडेट मौजूद है कि वो चैलेंज कर सके? देखिए, उसमें 2-3 बातें हैं। बात ये कि ये फैसला कैसे है। फैसला बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि के मुताबिक है, और भले इसका पीटीआई को मिले या भले इसके बाद भी दूसरों को मिले या जिसको भी मिलता है, मगर फैसला ये बहुत अच्छा है। तो ये होना चाहिए था, ये हुआ। फैसले बहुत पहले से यही था जेयूआई फौजी अदालत अपने सब्जेक्ट का
जो अपने शहरी हैं उनका जो फाइल करती है, तो ये एक बुरा जो है ना वो जाता है दस्तूर के मुताबिक। अब अगला सवाल ये है कि क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? जी, ये चैलेंज किया जा सकता है। कानून ने हक दिया है कि अगर ऐसे कोई इख्तिलाफ करे तो पहले तो इस पर रिव्यू की प्रोविजन थी। अब ये इसमें अपील भी जो है ना शायद रेमेडी भी मिल गई है, तो वो करना चाहिए। तीसरी बात ये कि आया निगरान कर सकते हैं। निगरान का गो के काम जो है डे टू डे मामला चलाना, मगर यहाँ चूंकि लिमिटेशन इन्वॉल्व होती है तो लिमिटेशन में ये डे टू डे में आ जाता है, मगर ये एक गैर जमहूरी सोच होगी निगरानों के बिहार पे कि वो इस तरह के फैसलों को चैलेंज करे। देखिए, उनको किसी को इक्विटल नहीं मिली, सिर्फ उनको कहा है कि रेगुलर साइड का ट्रायल हो, और रेगुलर साइड पे ट्रायल अगर किसी ने जुर्म किया है, 9 मई का वाकया है, गलत है, बदतरीन है, उनका ट्रायल होना चाहिए जो कसूरवार है। मगर इस बात को बहाना बना के अगर आर्मी कोर्ट्स जो है ना, मिलिट्री कोर्ट जो है वो ट्राई करेंगी, तो ये अपने सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल गैर गुनाह। राइट राना साहब, मैं आपका भी ब्रीफली बस मुझे कहा जा रहा है कि मुझे सेगमेंट जो है वो रैप अप करना है। आप सपोर्ट करते हैं इस फैसले को, और ये जो जिस तरह से अता तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि इस फैसले से रियासत मुखालिफ जो नासिर हैं उनको शय मिलेगी, तो आप समझते हैं कि ये हुकूमत को, मौजूदा वफाकी हुकूमत जो निगरान हुकूमत है, उसको चैलेंज करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि अदल होना चाहिए, और सिविलियन कोर्ट्स में जो लथार्जी पाई जाती है, जो जिस पेस पे मामलात वहां चलते हैं, शायद यही बुनियाद बनी कि आप मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल बनाएं। मिलिट्री कोर्ट्स की जब बात की जाए तो उसमें भी अपील की आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप हाई कोर्ट्स में बाद में आपका केस चला जाता है। इसमें बेल के कानून थोड़े मुख्तलिफ हैं, एविडेंस किस तरह फर्निश किया जाता है उसके ऊपर फर्क है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अदल होना चाहिए। अगर सिविलियन कोर्ट्स अपने आप को अप टू डेट करें, बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, तो ये डिबेट ही ना हो। जो सवाल था कि अगर सिविलियंस फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर होते हैं तो उसमें आर्मी एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट्स हुई उसके तहत अब आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कर सकते थे, लेकिन अब जो तशरीह है वो मेरे ख्याल से ये फिर फाइनलिटी इसकी हो गई। बट ऑलरेडी राइट, बट राना साहब ऑलरेडी वो जो 103 गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनका एक 5 माह का अरसा जो है वो ज़ाया हो गया है। बैरिस्टर सैफ, कंक्लूड कर दीजिएगा कि अगर ये फैसला चैलेंज हो जाता है तो फिर उन गिरफ्तार मुल्जिमान का क्या होगा? उनका मजीद वक्त जो है वो ज़ाया होगा? देखें, फैसला अगर तो चैलेंज हो जाता है और चैलेंज में जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपील को वो कर देती है, मंजूर कर देती है, तो फिर यकीनन ट्रायल जो है फौजी अदालतों में होगा। और मेरे ख्याल में वैसे तो जो कानून का तरीकाकार है वो ये है कि मुलजिम ने जो वक्त हवालात में या जेल में गुजारा होता है उसको बेनिफिट मिलता उसको बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, सैफ साहब, राना एहसान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे आज जो सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने इंटरव्यू के दौरान जो एक अलार्मिंग बात की है और जो खदशे का इजहार किया है कि इलेक्शन उन्हें जनवरी के आखिर तक होते दिखाई नहीं दे रहे, और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं, ताहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तारीख का ऐलान ना होना इंतखाबात की, ये मामला किस तरफ जा रहा है, और एक तरफ मफाहमती जो डायलॉग की भी जो बाज़गश जोर पकड़ रही है, इस हवाले से भी हम पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब कमर जमान कायरा साहब। कायर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कायर साहब, आपका सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कमेंट इस हवाले से ही हो जाए कि जो आज हामिद मीर साहब को सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते तक उन्हें इंतखाबात होते नहीं नज़र आ रहे। बिलावल भुट्टो साहब, आपकी जमात, आप तमाम रहनुमा बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए और इलेक्शन बर वक्त उनका इनकाद होना चाहिए। ये मामलात किस हद तक तशवीशनाक हैं और सदर साहब का बयान किस हद तक अलार्मिंग है? देखिए, सदर साहब का बयान को तो अलार्मिंग लेना चाहिए। सबसे बड़ा ओहदेदार मुल्क का सदर पाकिस्तान अगर ये कह रहे हैं तो उसमें कोई वजन है,
उनकी बात को संजीदगी से लेने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी बार बार ये मुतालबा कर रही थी और कर रही है कि 90 दिन में इंतखाब कराए, आइन के मुताबिक नहीं हो सकते चले तो फिर इलेक्शन की डेट दे दें। ये पीपल्स पार्टी का मुतालबा था जिसपे इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की बात की। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के साथ जो मुलाकात की ज़ाब्ता अखलाक के बारे में, उसमें भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा वजाहत की कि इलेक्शन इंशाल्लाह दिए हुए टाइम के मुताबिक होंगे। लेकिन एक सवाल है जो खत्म नहीं हो रहा, एक इब्हाम है, एक साया है, एक शेडोज हैं डाउट के जो खत्म नहीं हो रहे कि जी क्या इलेक्शन हो जाएंगे कि नहीं। इसीलिए हम मुतालबा कर रहे हैं कि शेड्यूल दे दें और डेट दे दें इलेक्शन की, सो दैट लोगों को ये तसल्ली हो जाए। देखिए, इलेक्शन वैसे डिले करने हो तो शेड्यूल दिया हो तो फिर क्या नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम इससे भाम तो दूर होगा। इलेक्शन की दी हुई डेट, उससे भी आगे जाना, अगर कोई जाना ठहर ही जाए तो क्या उसके लिए कोई जो आज नहीं दे रहे वो कल इलेक्शन की डेट आगे करने के लिए कोई बड़ी रुकावटें आ जाती है। लेकिन उससे ये होगा कि ये जो शेडोज है, कम से कम लोगों को इससे जान छूटेगी और लोग इत्मीनान की तरफ चले। लेकिन कायरा साहब, फिर आपके ख्याल में सदर साहब भी इस साए की जद में आ गए हैं? सदर साहब तो साए की जद में, मैं हो सकता हूँ, आप तो खैर बाखबर लोग हैं, मेरे जैसे हो सकते हैं, लेकिन सदर ममलिकत तो बहरहाल बाखबर आदमी होते हैं ना। उनके पास तो मुल्क की एजेंसियों की खबर होती है, उनके अपने और उनकी जमात की तरफ से भी खबरें होती हैं, उनका तो सोर्स और होता है। राइट, बट कायरा साहब, नवाज शरीफ साहब की भी इलेक्शन पर खामोशी, फिर सदर साहब का खदशा जो हम बात कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का ताहाल इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करना, आपको लगता है डिलिबरेटली इसको ताखीर की तरफ मामलात ले जाए जा रहे हैं? मैं अभी इस पे तबसरा इसलिए नहीं कर रहा कि मैं मुतालिबा कर रहा हूँ और मैं तवक्को कर रहा हूँ कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं इस पे बहस करके इस शेडो को और मजबूत करूं, लिहाजा मैं इसी पे रहना चाहता हूं, क्योंकि अगर इलेक्शन आगे जाते हैं तो ये बहुत खौफनाक, बड़ा नुकसानदेह अमल होगा। राइट, कायरा साहब, पीपल्स पार्टी को चूंकि मौलाना साहब से जरदारी साहब की भी मुलाकात की खबर सामने आई, फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वजीर, वो भी बड़े मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, और एक कौमी मफाहमती डायलॉग के हवाले से ये कहा जा रहा है, और अब से कुछ देर पहले कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी इस बात को रद्द नहीं किया, इससे इनकार नहीं किया कि मौलाना साहब इसमें कायदाना रोल अदा नहीं करेंगे। उन्होंने उस हवाले से कि वो लीड करेंगे इस डायलॉग के प्रोसेस को, ये एक इशारा तो उन्होंने बहरहाल दे दिया है। पीपल्स पार्टी को मौलाना साहब की सरबराही कबूल होगी इस डायलॉग की? देखिए, मुझे नहीं पता मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो किस हद तक कामयाब हुए हैं। उन्होंने कोशिश की है, वो कौन कौन सी जमात के साथ मुज़ाकरात कर पाए हैं या उनको ऑन बोर्ड कर सके हैं। जिस तरह उनकी तरफ से ये इशारा था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन ये एक अच्छा अमल है, आसान अमल है, और मेरी जमात तो हमेशा डायलॉग के जरिए, मुफाहमत के जरिए बात आगे बढ़ाना चाहती है। मेरे चेयरमैन ने तो उससे पहले भी मुतअद्दिद दफा कहा है, और फिर 4 दिन पहले उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन को एड्रेस किया था तो वहां पे भी उन्होंने कहा था कि सबको इकट्ठे बैठना होगा, सियासी जमातों को, इदारों को, और वे फॉरवर्ड यूनानिमसली निकालना होगा। उन्होंने यूनानिमस डिसीजन मेकिंग के बारे में बड़ा जोर दे के बातें की हैं। उसका मतलब यही है कि बड़ा लार्जर लेवल पे ये मुफाहमती अमल हो। तो मेरी जमात इसके साथ है। अब रहा ये अमल के कौन सी जमात या कौन सा इदारा इसको शुरू करता है, एक तजवीज़ थी कि सेनेट शुरू कर ले। सेनेट का फोरम एक अच्छा फोरम है फेडरेशन का। अगर कोई जमात शुरू करती है तो जब वो तजवीज़ देंगे तो फिर इस पे देखा जाएगा कि कौन सी जमात तजवीज़ दे रही है, क्या वो बात करना चाह रहे हैं, सब जमातें उस पर क्या रिस्पॉन्ड करती हैं, फिर इस पर बात की जा सकती है। अभी तो कबल अज़ वक्त है। राइट, कायरा साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक आपकी जमात चूँकि 12 मुतालबा कर रही है,
और 2 रोज़ कबल निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी उसमें मैंने ही सवाल रेज़ किया था लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक, और सबसे पहले आपकी जमात का नाम लिया गया था जिसमें, और मैंने पूछा था कि दीगर जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड कर रही हैं, जिस पर वो निगरान वज़ीर आज़म हमें 2018 के सिनेरियो में ले गए थे। लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त जबकि निगरान वज़ीर आज़म ये बात कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन की गहमा गहमी नजर आ रही है, आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त किसके पास है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो होता है कि जब सबको लेवल हो जाए, और ये किसी के हक में टिल्टेड है तो वो बात हो सकती है, और वो कहा जा रहा है, उस पर तबसरे हो रहे हैं, एक मैं नहीं बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और अगर 2018 के बारे में वजीर आजम साहब ने फरमाया है कि उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी, तो इसका मतलब है कि अगर उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी तो क्या आज भी वैसी ही रखनी है? तो ऐसी तो नहीं रखनी ना जी। हम तो यही कह रहे हैं कि माजी से सबक सीखिए और सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ आगे बढ़िए। राइट, बट कायरा साहब, आपकी जमात का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था गुज़िश्ता माह, उसमें ये बात बिलावल साहब ने कही थी कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक एतराज़ात हैं उसका टास्क जरदारी साहब को दे दिया गया है और वो उसको दूर करेंगे, तो उसका बना क्या? जरदारी साहब अब अगले चंद दिनों में हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी, उसमें वो जमात की क़यादत को एतमाद में लेंगे कि उनकी क्या उस पर गुफ्तगू हुई, क्या उस पर पेशरफ्त है, फिर उस पर बात हो सकती है। राइट, कायरा साहब, एक तरफ नवाज शरीफ साहब जो कि मुल्क वापस आए हैं और उनको गुज़िश्ता रोज़ भी अदालतों से डबल रिलीफ मिल गया, फिर पंजाब काबीना की जानिब से उनकी सज़ा मुअत्तली की मंजूरी का फैसला भी सामने आ गया। ये जो एक तसलसल नज़र आ रहा है, जो स्विफ्ट रिलीफ नज़र आ रहा है, ये कोई नई किस्म की प्लेइंग फील्ड है? आपने सवाल भी कर दिया, आपने जवाब भी दे दिया, ठीक दे दिया। यही सवाल है, इसी तरह के सवाल हैं जो बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हम सब की मुश्तरका एफर्ट ये है और थी, इसके लिए कुर्बानियां दी थी कि इस मुल्क के अंदर सियासत में दीगर इदारा जाती मदाखलत बंद हो, और वो सियासत में इलेक्शन सियासत का बहुत बड़ा नुक्ता आगाज होते हैं, वहां बिल्कुल ना हो, किसी सतह पे भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारी सबकी मुश्तरका कोशिश थी। अगर वो हमें धुंधली नजर आती है या वहां पे कोई मदाखलती अमल नजर आता है या उसको ब्लॉक करने की कोई कोशिश सही नजर आती है, तो इसके लिए हम सब आवाज उठा रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मियां साहब के बारे में भी उनकी अराइवल पे पहली बात तो मियां साहब को सजा गलत हुई थी, उनको रिलीफ मिलना चाहिए, हम तब भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं। हमें तो वे तरीका कार पे है एतराज कि ये जो लोग मीडिया भी कह रहा है, अभी आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो जो तरीका कार है उससे सियासत के अंदर इदारा जाती मदाखलत का जो तासर है वो गहरा होगा, कमजोर नहीं। हमने उसको रूल आउट करना है, उसको गहरा नहीं करना। यही वो बात है जो मेरे और मेरे साथी करते जा रहे हैं। बाकी एक और ना जी, रीना, जो हमारे मीडिया के दोस्त बार बार हमसे ये सवाल करते हैं कि जी देखिए, कल तो आप हुकूमत में इकट्ठे थे, आज आप एक दूसरे पे एतराज कर रहे हैं, खास तौर पे हमें कह रहे हैं कि जी आप बड़े एतराज कर रहे हैं मियां साहब के आने पे। तो गुजारिश ये है कि आप क्या समझते हैं कि हमने इलेक्शन भी इसी तरह लड़ना है? हम इलेक्शन में क्या लेके जाएंगे? इलेक्शन में हम जब इकट्ठे थे उसकी बातें भी करेंगे, इलेक्शन में जब हम पिछली हुकूमतों में थे उसकी अपनी अपनी कारकर्दगियां भी रखेंगे, अपना वे फॉरवर्ड भी कौम के सामने रखेंगे, और कहीं कहीं एतराजात भी करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और जहां वो समझेंगे कि पीपल्स पार्टी ने लाइन क्रॉस की है तो वो एतराज करेंगे, जहां हम समझेंगे हम एतराज करेंगे, लेकिन हम कोई लड़ाई की तरफ तो नहीं जा रहे। कायरा साहब, इससे कता कलामी की माफी, लेकिन इससे मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ साहब से जब मैंने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी को क्या अब पता चल रहा है कि ये मैच फिक्स था? क्या उनको पहले नहीं पता था? पीपल्स पार्टी हुकूमत में मुस्लिम लीग के साथ थी। ये जो आज सूरत हाल है, यहाँ इस बात का तकाजा नहीं था, इसका इम्कान नहीं होना चाहिए था। हमारी दानिश में हम समझते हैं, बहुत सारे और लोग भी समझते हैं कि इसका तासुर जो है ये दुरुस्त और अच्छा नहीं है।
जहां तक ताल्लुक है कि कोई मैच फिक्स था, ये मैच अगर फिक्स या उसके तासर उसके बाद आए हैं तो तभी इस पे बात करनी है ना, उससे पहले बातें तो नहीं करनी, हमें इल्हाम तो नहीं होने। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कायरा साहब ज्वाइन करने के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब कमर जमान कायरा साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मुतालबा अपनी जगह है और कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं कि अब तक तारीख का ऐलान जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल ना हो सका और शेड्यूल आखिर कब अनाउंस होगा। 90 डेज़ के विद इन जो इलेक्शंस का कंडक्ट नज़र आना था इस वक्त मुल्क में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम है जिसमें इलेक्शंस का इनेकाद होना था, उससे मियाद आगे चली जाएगी। और मावराए आइन जिस तरह से अब बात सामने आ रही है और सदर साहब ने भी जिस तरह से कहा, ये खदशात कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी या आखिर में भी अगर इंतखाबात ना होते हुए नजर आए उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। शुरू में ही प्रोग्राम के आगाज़ में कामरान मुर्तज़ा साहब ने जिस तरह से कहा कि ये बुनियाद जिस तरह से रखी गई गुज़िश्ता साल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत के एक इकदाम से, उसके बाद के ये कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे वो जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जो रेपरकशंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी मुल्की मामलात किस हद तक इसकी भीड़ चढ़ते हुए दिखाई देंगे। इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी इस वक्त ना सिर्फ इकॉनमी को अपनी लपेट में ले चुकी है, हमें दीगर महाज पे जो चैलेंजेस का सामना है, इंतखाबात अगर अपने वक्त पर नहीं होते उससे नेचुरली मुल्क में मजीद इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।